हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंडियन इकोनॉमी, जो हमने क्लास 12th की स्टार्ट करी हुई थी बेटा, उसका चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, उसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी कि 1947 से पहले, आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों ने, गोरों ने हमें कैसे लूटा, क्या क्या उन्होंने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, दुगुना लगान उन्होंने हमसे लिया, तिगुना लगान हमसे उन्होंने लिया। प्रॉपर हमने सीख लिया था बेटा, हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट सब सीख लिया था। अब जब बेटा हमें फ्रीडम मिल गई, 1947 में हमें फ्रीडम मिली, उसके बाद 1947 के बाद 1990 तक, मतलब 50 से 90 तक क्या क्या हमारे देश में हुआ, कैसे हमने देश को, अपने इंडिया को आगे बढ़ाया अपने फ्रीडम के बाद, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या हमने स्टेप्स लिए, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं बेटा। इंडियन डेवलपमेंट के जो आपके 1, 2, 3 चैप्टर हैं, वो तीनों ऐसे हैं, आपस में लिंक है। 1 में हमने सीखा 47 से पहले क्या हुआ, सेकंड में हम सीखेंगे 50 टू 1990 तक क्या हुआ, देन हम थर्ड में सीखेंगे 1991 के बाद आगे कंटिन्यू कैसे हमारी इकोनॉमी चली। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1950 टू 1990। 3 वीडियो में आपका चैप्टर जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स हैं और सारे के सारे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो, जो पहला इस चैप्टर में टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है, वो सब आपने इंग्लिश में, सॉरी इकोनॉमिक्स में क्लास 11th में आपने ये पढ़ रखा है, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 और 2 में। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से, ये बहुत इजी चैप्टर है। देखो, पहले हमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो है इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, हर इकोनॉमी, हर देश एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। एक हमारा भारत देश है, ऐसे एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सबके अलग अलग सिस्टम है। कोई इंडस्ट्री में ज्यादा ग्रो कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर में ज्यादा ग्रो कर रहा है, कोई अलग चीज में ग्रो कर रहा है। तो ऐसे एक सिस्टम होता है, जो अरेंजमेंट होता है कि कैसे आप अपने रिसोर्सेस को यूज करोगे, कैसे अपनी कंट्री की प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। तो क्या लिखा हुआ है, देखो, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ एन इकोनॉमी आर सोल्व्ड, कि आपके देश की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उसे सोल्व कैसे किया जाएगा। अब कौन सी वो प्रॉब्लम होती है वो पढ़ते हैं। बचपन में आपने सबने ये पढ़ा है, मतलब 11th में। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, कितना बनाए और कैसे बनाए, ये 3 प्रॉब्लम आपकी आने वाली है। तो पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं, एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। आपके पास आटा है, आपको आटे से डिसाइड करना है कि बिस्किट बनाऊं, ब्रेड बनाऊं या रोटी बनाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए और उसकी क्वांटिटी भी कितनी बनाए। मान लो आपने कहा बिस्किट बनाएंगे, तो कितने बिस्किट बनाए, 100 पैकेट बनाए, 1000 पैकेट बनाए, लाख पैकेट बनाए, वो भी किसमें आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस में। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस। अब कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 तरह की टेक्निक लगती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल मतलब जिसमें मशीनें यूज हो रही है, मशीनों का काम ज्यादा हो रहा है और लेबर वर्क कम हो रहा है। वहीं लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जिसमें लेबर, हाथों से काम ज्यादा हो रहा है और मशीनों का काम कम हो रहा है। तो कौन सी टेक्निक यूज करें, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, that is whether selected goods to be produced with the labor intensive technique or with the capital intensive technique। इनमें से कौन सी टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया कि बेटा मैं आटे से बिस्किट बनाऊंगा। अब बिस्किट तो 5 रुपए वाला भी बनता है, 50 रुपए वाला भी बनता है, 100 रुपए वाला भी बनता है। तो कौन सी क्लास के लिए, अपने देश में मिडिल 3 क्लास होगी, रिच, मिडिल, पुअर, तो कौन सी क्लास के लिए, कौन से लोगों के लिए मैं प्रोडक्ट बनाऊं, वो इसमें आएगा। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल, कि मैं क्या बनाऊं, 5 रुपए वाली चीज बनाऊं, 10 रुपए वाली चीज बनाऊं। अब आती है बेटा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब मैंने अभी आपको 3 देश बोले, चाइना, अमेरिका और आपका इंडिया, ये 3 देश है। अब तीनों की इकोनॉमी अलग है, ठीक है। कैसे अलग है, कौन सी दिन होती है, पढ़ते हैं। देखो, पहली होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन
इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, आर ओन, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। इन दिस इकोनॉमी प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर डन मेनली फॉर इकोनॉमिक प्रॉफिट। ये पॉइंट याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेता है। अब इन तीनों में से ये कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका में सारी चीजें, चाहे स्कूल हो, ट्रांसपोर्ट हो, मोस्टली जो होता है वो कौन ऑपरेट करता है बेटा? प्राइवेट सेक्टर। और वहां पे जो काम किया जाता है, वो चीज बेची जाती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो लोगों का। वो ये नहीं देखेंगे कि अगर हम तो पैसे के लिए सोच रहे हैं तो बेचारा कोई गरीब भूखा मर जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां की गवर्नमेंट कहती है आपको जिस चीज में प्रॉफिट लग रहा है आप वो चीज बनाओ, वो चीज बेचो। इसलिए वहां पे गन्स बेचना भी लीगल है, क्योंकि वहां पे गन्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। गन्स की शॉप होती है वहां पे, आप वहां पे जाके खरीद सकते हो और नॉर्मली आप दुकान भी खोल सकते हो आफ्टर टेकिंग लाइसेंस। सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सा है? हमारा चाइना। अब इसमें क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी is the one in which the means of production are owned and controlled and operated by the government। मतलब इसमें जो सारे डिसीजन हैं, सारा जो रिसोर्सेज है वो किसके अंडर आएगा? गवर्नमेंट के अंडर। गवर्नमेंट से बिना पूछे आप एक छोटी सी दुकान भी नहीं खोल सकते, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। अब गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेगी? In this economy, production activities are done according with the need of economy and with the aim to maximize the welfare of the society। मतलब गवर्नमेंट ये देखेगी कि आज मेरी इकोनॉमी को किस चीज की नीड है, आज मेरी इकोनॉमी में डिसीजन कौन सा ऐसा डिसीजन लूं जिससे से ज्यादा वेलफेयर हो सके सोसाइटी का, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी कम हो। देखो बेटा, चाइना जो है वो हमारे बाद फ्रीडम मिली है उसे, लेकिन आज वो हमसे टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो उस टाइम गवर्नमेंट को लेना जरूरी थे, उस टाइम की नीड थी और ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सका। चाइना ने देखा कि हर चीज इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, सारे देश इंडस्ट्री कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया। इसलिए आज देखो हर चीज टेक्नोलॉजी जितनी भी बनती है हमारी, वो कहां से आ रही है? चाइना से बनके। और लास्ट बचा हमारा देश महान इंडिया। इंडिया में क्या है बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? अब मिक्स्ड इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर आर allotted their respective रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कुछ काम हम करते हैं, कुछ आप करो। जैसे हमारे देश में गाड़ियां वगैरह कौन बना रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर बना रहे हैं। कम्युनिकेशन किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर में। स्कूलिंग में गवर्नमेंट ने कहा हम भी आएंगे और आप भी आओ, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ लेंगे, जो अमीर लोग हैं वो प्राइवेट में पढ़ लेंगे। ऐसे ही मेडिकल में भी है, हमारे में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो दोनों है यहाँ पे। तो इंडिया में क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट ने क्या रखा है? ठीक है, जिस चीज में आपको प्रॉफिट लग रहा है वो बेचो, लेकिन कुछ चीजें हम अपने अंडर रखेंगे, हम अपने अंडर डिसीजन लेंगे यहाँ पे। तो वो होती है कौन सी इकोनॉमी बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं, जिसमें सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट दोनों का ध्यान रखा जाता है। ये हो गया बेटा बेसिक चैप्टर। अब हमने आगे पढ़ना है कि 1950 में इंडिया को भी डिसाइड करना था कि वो कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करे। ठीक है, इन तीनों में से तो इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करी, कैसे प्लानिंग करी, कैसे उस प्लानिंग को ग्रो करा, वो हम आगे सीखने वाले हैं। अब देखो बेटा, अब हमने क्या पढ़ना है आगे। अब इंडिया जब फ्रीडम मिली, अभी हमने पढ़ा, तो एक उनको डिसीजन लेना पड़ा कि वो कौन सी इकोनॉमी बनाए, तो उसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहते हैं, कैसे उसे की गई, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कितने साल की प्लानिंग हुई, वो सब हम इसमें अब टॉपिक में करने वाले हैं। तो देखो पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। जो अभी हमने 3 इकोनॉमिक डिसीजन पढ़े, उन इकोनॉमिक डिसीजन को लेना
बाय द कॉन्सिक्वेंसेस डिसीजन ऑफ आ डिटर्मिनेट अथॉरिटी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो वो कैसे लिया जाएगा? कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, जो भी हमारे फ्रीडम के बाद जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी मतलब लीडर्स बने आगे, उन्होंने अथॉरिटी थे, उन्होंने डिसीजन लिए बहुत सोच समझ के। कैसे सोच समझ के डिसीजन लिए? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। उस टाइम उन्होंने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसका सर्वे किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हमें किस किस चीजों में काम करना है। उसके अकॉर्डिंग जब हम डिसीजन लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इंडिया, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी, कौन सी टाइप की इकोनॉमी अडॉप्ट की थी? मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां से ऐसे एमसीक्यू आ सकता है आपका 1 मार्क्स में। इसके बाद अब जो ये इकोनॉमिक प्लानिंग की गई तो इसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक ऐसे पर्सन थे जिसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उनका नाम था पीसी महालोनोबिया। पता नहीं अजीब सा नाम है, याद रखना। किससे याद रखोगे? पीसी से याद रखना कि प्लानिंग वर्ड, पी फॉर स्टैंड फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग का नाम है कि हमारे प्लानिंग, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके आर्किटेक्ट किसे माना जाता है, मतलब मेन फ्रेमवर्क किसने बनाया था? पीसी महान लोबिया, जो भी इनका नाम है। आगे अब एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जो ये सारी चीजें देखेगा, जो सारी प्लानिंग देखेगा, उसे बोलते हैं बेटा प्लानिंग कमीशन। और ये कब सेटअप हुआ था? 1950 में अंडर द चेयरमैनशिप। मतलब इसका चेयरमैन कौन था, मेन हेड कौन था जो इसे चला रहा था? प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो ही इसके चेयरमैन बने थे। उनकी ही ड्यूटी थी सारी प्लानिंग कमीशन को देखना। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। कब रिप्लेस किया गया? 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को ये हटा दिया गया। इसकी जगह क्या आ गया बेटा? नीति आयोग। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लेता है, स्पेशली जब आप आगे सीयूटी करोगे। अब इंडिया ने, अब देखो प्लान बनाने थे तो प्लान तो 5 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, 2 दिन का नहीं होता है, 3 दिन का भी होता है। तो इंडिया ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी उसमें जो प्लान बनते थे वो 5-5 साल के बनाए गए, जिसे बोलते हैं 5 ईयर प्लान, 5 ईयर गोल प्लान। और इसी पे हमारा पूरा चैप्टर है। इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अ 5 ईयर। कितने ये ड्यूरेशन उसका होता था? 5 ईयर। एंड आर नोन एज 5 ईयर प्लान। उन्हें क्या बोला जाता था? 5 ईयर प्लान। अब देखो था क्या, मान लो हम 1950 में हैं और मैंने ये सपना देखा कि हमारे जो भी लीडर्स थे उन्होंने ये सपना देखा कि 1980 तक हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी जो प्रोडक्शन है वो 5 टाइम्स हो जानी चाहिए, 2 टाइम्स हो जानी चाहिए, ऐसा ड्रीम देखा। अब ये तो कितने साल का ड्रीम है? 30 साल पुराना, 20 से 30 साल के आगे का। ठीक है, इस पूरे 30 साल बाद जो मेरे को 1980 में पहुंचना है वो मैं अलग अलग स्टेप्स में पहुंचूंगा, टुकड़ों में पहुंचूंगा। वो किसकी हेल्प से पहुंचूंगा? 5 ईयर प्लान की। लेकिन ये 20 साल या 30 साल का प्लान बनाया गया, गोल बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म गोल्स टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। जो मैं 20 साल बाद का अपना एम या अपना गोल लेके चल रहा हूं उसे क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान। अब इंडिया का जो फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वो कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 1951 और एंड कब हुआ था? 31 मार्च 1956। क्योंकि 5 साल के होने थे, 5 साल यहाँ पे आपके पूरे हो गए। अब लास्ट कब हुआ था? जो 12th प्लान था ये था पहला, फिर 56 टू आगे अपना 71 तक आगे के 5 साल चले, दूसरा प्लान बना। ऐसे हमारा जो 12th प्लान था वो हमारा इंडिया का लास्ट प्लान था। इसके बाद 5 ईयर प्लान बनना बंद हो गए हैं। और ये कौन सा कब का प्लान था? 2012 से लेके 17 तक वाला लास्ट प्लान था। अब बेटा जो भी ये 5 ईयर प्लान बने, जितने भी 5 ईयर प्लान थे, उसमें एक कंडीशन रखी गई कि ये 4 चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये 4 चीजें जरूर हर प्लान में होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं मेरे को आगे 20 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीकल्चर पे काम करना है, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस आनी चाहिए। ये नहीं एग्रीकल्चर ग्रो कर गया लेकिन बाहर के देश से सामान मंगा रहा हूं मैं, फूड सप्लाई से मंगा रहा हूं, ऐसा नहीं
नहीं होना चाहिए, साथ में इक्विटी भी होनी चाहिए कि सिर्फ गरीब फार्मर अमीर फार्मर ना ग्रो करे, गरीब फार्मर भी ग्रो करे, छोटा फार्मर भी ग्रो करे। तो ये पांचों चारों चीजें आपकी हर 5 ईयर प्लान का बेस था, बेसिस थे यहाँ पे। अब हमने इन चारों को पढ़ना है 1 बाय 1। आज हम बस इतना ही करेंगे, इन चारों को खत्म करेंगे, फिर आगे का चैप्टर आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेटा हमारा किसके साथ, ग्रोथ के साथ। तो देखो बेटा अब हमारे जो 4 बेसिक्स गोल थे जो हर 5 ईयर प्लान में होने चाहिए थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो उसमें से पहला और दूसरा अभी हम कर रहे हैं, जिसमें पहला है ग्रोथ। अब जो भी हम 5 ईयर प्लान बनाएंगे, जिस भी पार्ट में हम फोकस कर रहे हो, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसमें सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। अब ग्रोथ का मीनिंग क्या है यहाँ पे पहले वो देखते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मतलब जो आपकी ग्रोथ तभी मानी जाएगी जब आपकी इंक्रीज होती है, क्या इंक्रीज होती है, कैपेसिटी इंक्रीज होती है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की। मान लो पहले आप किसी भी प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स ही बना पा रहे थे अपने देश में, लेकिन अब आप 150 यूनिट बना पा रहे हो, तो इसका मतलब आपके देश में ग्रोथ हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उतना ज्यादा देश आगे बढ़ेगा। अब कैसे पता चलेगा किसी देश की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको ये 3 पॉइंट चेक करने हैं कि क्या इन तीनों पॉइंट्स में से किसी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा देश का। और याद रखना यहां से बेटा एमसीक्यू भी आ जाता है। तो पहला पॉइंट है आइदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल। क्या आपके देश में जो प्रोडक्टिव कैपिटल होती है उसका स्टॉक पड़ा हुआ है या वो इंक्रीज हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, तब आप मानोगे कि आपकी ग्रोथ हो रही है। और सेकंड पॉइंट क्या बेटा, और अ लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विस लाइक बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अगर आपके देश में जो सर्विसेज वाला प्रोवाइड वाला आपका इंडस्ट्री होती है, जैसे हमने 3 पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी इंडस्ट्री, तो अगर आपकी टर्जरी इंडस्ट्री मतलब बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन ये बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके देश में ग्रोथ हो रही है। क्योंकि ये तभी बढ़ेगा जब आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रही है, जब आपके देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी बढ़ रही है। और लास्ट और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। अब इसमें आपके कैपिटल नहीं बढ़ रही, सर्विसेज नहीं बढ़ रही, उसकी क्या बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। पहले आप 100 यूनिट्स बना रहे थे, वही जो मैंने एग्जांपल दिया, सेम रिसोर्सेज से आप 150 यूनिट्स बना रहे हो, तो आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप वेस्टेज को कम कर रहे हो। ठीक है, वेस्ट नहीं जाने दे रहे अपने रिसोर्सेज को। तीनों पॉइंट याद रखना। और कैसे आप पता कर सकते हो, पहले तो एक जीडीपी की डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में। जीडीपी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आपके देश में इंक्रीज इन द जीडीपी, अगर आपके देश में जीडीपी बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इज अ गुड्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी देश में अभी आप कभी न्यूज चैनल भी देखो, डिबेट वगैरह जब हो रही होती है तो वो कहते हैं इंडिया देखो कितना ग्रो कर रहा है क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है। तो सबसे पहले बेसिकली हम जीडीपी को ही देखते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मानते हैं देश भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन। बहुत बार ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं, बुक में दे रखा है हाईलाइट करके, लेकिन इसे भूल जाते हैं और पेपर में ये 1 मार्क्स में आ जाता है। स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन किसे कहते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन डिफरेंट सेक्टर। आपके 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, तो कौन से कितने लोग कौन सी इंडस्ट्री में लगे हुए हैं उससे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन। क्या आपके प्राइमरी में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सर्विस में कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन के अंदर आता है। ये हो गया बेटा आपका ग्रोथ वाला पॉइंट। अब आते हैं मॉडर्नाइजेशन में। मॉडर्नाइजेशन मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आना, आपकी थिंकिंग में चेंज होना, तो उसे क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्यों जरूरी था हमारे लिए करना, मॉडर्नाइजेशन एम टू रेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, पीपल का। जो लोग थे हमारे उस टाइम उनका बहुत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम था, खाने पीने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, रहना सहना नहीं आता था ढंग से, तो वो बढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए। अब मॉडर्नाइजेशन 2 एस्पेक्ट में आनी चाहिए थी, 2 चीजों पे फोकस करना था। एक तो था बेटा टेक्नोलॉजी, अपडेशन ऑफ
न्यू टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी उतना इंप्रूवमेंट होगी। मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है आपकी वेस्टेज कम होती है और प्रोडक्शन बढ़ता है। सेकंड था चेंज इन सोशल आउटलुक, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और ध्यान से इसको पढ़ना। मॉडर्नाइजेशन आल्सो रिक्वायर्स चेंज इन द सोशल आउटलुक सच एज प्रोवाइडिंग इक्वल राइट्स टू वुमेन। मान लो आप कह रहे हो जी देखो हमने इतने हाईवेज बना दिए, हमने इतने हॉस्पिटल्स बना दिए, इतने ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही है, रोड्स बने हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ पे डॉक्टर्स की जो वो है काउंटिंग है उसमें वुमेन्स है ही नहीं, या फिर आप गाड़ी चलाने के लिए कह रहे हो वुमेन्स तो गाड़ी नहीं चलाएगी, आपके सर्विस सेक्टर में वुमेन्स को काम ही नहीं मिल रहा, तो आपका मतलब मॉडर्नाइजेशन कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी मोर देन 30% पॉपुलेशन 40% पॉपुलेशन काम ही नहीं कर रही, वो तो फीमेल है। तो वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपकी थिंकिंग की भी होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए वुमेन्स के लिए? अ सोसाइटी विल बी मोर सिविलाइज्ड एंड प्रॉस्पर्स इफ इट मेक्स अ यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस। अगर आपकी सोसाइटी में लेडीज भी काम कर रही है तो आप ज़्यादा सिविलाइज्ड होगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे जुलेंगे बात करेंगे, ज़्यादा लोग बसेंगे अच्छे से, और प्रोस्पर मतलब ज़्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि वुमेन्स बहुत अच्छे से काम करती है, उनकी जॉब इजीली मतलब हर सेक्टर में ही काम करती है। आप देखोगे तो आज के टाइम पे इंडिया में तो खासकर अब लेडीज ज़्यादा काम कर रही है और उनके टैलेंट को अगर यूज़ किया जाए आपके वर्क प्लेस में। ये हो गए बेटा हमारे अब दो बचे सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। और सेल्फ रिलायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी बन के आ रही है, तो आ रही है कौन से टॉपिक से? सेल्फ रिलायंस वाले से। देखो बेटा अब हम आ गए हैं आज के हमारे लास्ट टॉपिक में, जो मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर होना। अगर आप थोड़ी बहुत न्यूज़ देखते हो या मोदी जी को फॉलो करते हो तो आजकल आत्मनिर्भर भारत करके एक स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जो चीजें हम बाहर के देश से इंपोर्ट कर रहे हैं वो बाहर के देश से इंपोर्ट ना करें, उसको अपने देश में बनाए। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप सबने एक ब्रांड सुना होगा बोट, जिसके हेडफोन्स वगैरह एयरबोड्स वगैरह आते हैं। अब पहले बोट क्या करता था, अपना सारा सामान मोस्टली बनवाता था चाइना से और इंडिया में इंपोर्ट करके बेचता था, लेकिन अब उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा दी है इंडिया में, जिससे क्या होगा, इंडिया के लोगों को काम मिलेगा, चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी, और हमारे देश की जो फॉरेन करेंसी बाहर जाती थी, जब भी बोट कंपनी वाले इंडिया में सामान मंगाते होंगे अपना, तो उनको चाइना वालों को पेमेंट करनी होगी उनकी करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है, जिससे हमारे देश का नुकसान होता था। तो अब उन्होंने क्या किया है, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगा ली, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, और वही होता है बेटा सेल्फ रिलायंस। तो पेपर में केस स्टडी आ रही है कि क्या आत्मनिर्भर भारत हमारे देश की प्लानिंग के में पहले से ही रूट्स में था? तो बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए यस। तो समझते हैं ये क्या है, सेल्फ रिलायंस इज रिक्वायर्ड। क्यों? पहले तो ये कि जरूरी क्यों था हमारे लिए उस टाइम पे, सेल्फ रिलायंस इज रिक्वायर्ड टू ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट, ताकि हमें बाहर से हेल्प ना लेनी पड़े। स्पेशली बेटा उस टाइम पे ना हमारे पास खाने पीने के लिए सामान नहीं था बिल्कुल, जब फ्रीडम हुई तो अमेरिका वगैरह से हमने अंग्रेजों वगैरह से खाने का सामान लिया था। कभी यूट्यूब पे सर्च करके देखना कि कितना गंदा सामान उन्होंने भेजा था। अब दो रीजन होते हैं मेन सेल्फ रिलायंस होने के। पहला है टू रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंसी, कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंस ना रहे, उसे कम किया जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड, क्योंकि फूड के लिए हम उन पे डिपेंड हो गए थे। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था कि हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपना बाहर से इंपोर्ट करने के सिवाय फूड हम घर पे ही बनाएं, घर पे ही उगाएं। इसके बाद टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अब अगर मैं बाहर से कुछ सामान लूंगा, बाहर से पैसा लूंगा, तो वो जो बाहर के देश होंगे वो इंटरफेरेंस भी करेंगे। वो जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो कहेंगे नहीं इसे पॉलिसी को ऐसे नहीं ऐसे बनाओ ताकि उनका बेनिफिट हो, तो वो भी एक कम होता है। द डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड फॉरेन कैपिटल। अगर आप फूड बाहर से ले रहे हो, टेक्नोलॉजी बाहर से ले रहे हो, या पैसा बाहर से आ रहा है, मे इंक्रीज द फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री। तो हम जो भी
वो बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, उसके अंदर वो इंटरफेरेंस करेंगे क्योंकि उन्होंने ही तो हमें पैसा दिया है, तो फिर उसका वो एडवांटेज उठाएंगे। याद रखना, यहाँ से पेपर में केस स्टडी बन के आ रही है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है आप सबको पता है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी हो रही है, भेदभाव नहीं हो रहा। तो अगर आपका गोल अचीव हो रहा है, मतलब आप अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो वो इक्विटी के साथ होना चाहिए। गरीब अमीर दोनों का ही ग्रोथ यहाँ पे होने चाहिए। इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। अकॉर्डिंग टू इक्विटी, every Indian should be able to meet his or her basic need and inequality in the distribution of wealth should be reduced। एक तो हर इंसान को, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, सब अपनी बेसिक नीड पूरी कर पाए। बेसिक नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, वो सब मिले उन्हें। और जो हमारी वेल्थ में इनइक्वालिटी है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, वो कम से कम हो, रिड्यूस हो, तभी माना जाएगा कि आपके देश में इक्विटी हो रही है और आपका देश प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहा है। ये हो गए बेटा आज का हमारा टॉपिक पूरा फिनिश। बड़ी वीडियो थी लेकिन चैप्टर ही हमारा बड़ा है, क्या करें। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है बेटा, वो प्रॉपर आपका जो इसमें एग्रीकल्चर का टॉपिक है कि एग्रीकल्चर की पहले क्या कंडीशन थी, थोड़ा सा वो बता रखा, फ्लैशबैक फर्स्ट चैप्टर का। देन कैसे हमने इंप्रूव किया, लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन, वो सारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अच्छे से आप तब तक इसको पढ़ो और याद रखना ये जो भी लिखा हुआ है ये प्रॉपर अच्छे से बुक की लैंग्वेज और एक तरह से आपके नोट्स हैं। बाकी आपको पता ही है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप 90+ क्लासेस पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।